Porprisms are right-angled isosceles prisms that are used to deviate the path of ray of light through 90 degree or 180 degree, and they are based on TIR. They are based on total internal reflection. ठीक है, that are used to deviate the path of a ray of light by 90 degree or 180 degree. तो डायग्राम के थ्रू शो करते हैं इसको. ठीक है, लेट अस शो थ्रू अ डायग्राम. अब ये सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट है एवी. दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वहां से रेज जा रही है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस? ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है? हाउ मच? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इज इक्वल टू 1/sin c. ठीक है, आपको म्यू पता है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर? पता है ना? वाटर और ग्लास का लर्न करने को कहा हुआ है आपको. 3/2 या 1.5. ग्लास का 1.5 है, वाटर का 1.3 है, 4/3. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें, यहां से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं. ये पॉइंट्स में आ गया. ठीक है, sin c 0.6 आ गया कुछ. ठीक है, 0.66 जो भी आ गया. अब यहां से c निकालोगे तो sin c 0.6 है, तो c कितना होगा? sin इनवर्स 0.6. 1/sin को भी sin इनवर्स ही कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, तो ये c आ गया sin इनवर्स 0.6. अब ये जो वैल्यू आप देखोगे, आपको टेबल पता है ना थोड़ा सा, उसका ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो ना आप. sin 30 कितना होता है? 0.5. और sin 45 कितना होता है? 1/√2.707. तो 0.6 जो है वो 30 और 45 के बीच में वैल्यू होती है. वैसे हम टेबल से देख सकते हैं. तो ये वैल्यू होती है 41.8 डिग्री. अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री ग्लास एयर के लिए इतना होता है क्रिटिकल एंगल. और यहाँ पे जो रे है वो तो 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है. तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक. ठीक है, फिर से टोटल इंटरनल, ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगी, और ये हमारी इमेज बन जाएगी a डैश b. ये ए बी है, ये a डैश b डैश. ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज a डैश b डैश. तो अब आप देख रहे हो कि इनमें रिलेशन क्या है. ए बी इधर को है और a डैश b डैश इधर को है. तो 180 डिग्री हमने लाइट का पाथ रिवर्स कर दिया. 180 डिग्री के थ्रू पाथ डेविएट हो गया, चेंज हो गया. So for this purpose porprisms are used. (45 डिग्री है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. I is greater than 41.8 डिग्री. I is greater than critical angle. इसमें भी ऐसे ही. तो ये एक केस हो गया. दूसरा देखो. अच्छा, अब ये देखो कि अगर I एग्जैक्टली 41.8 डिग्री होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या तब भी TIR होती? अगर I C के एग्जैक्टली इक्वल होता, क्या तब TIR होती? नहीं होती. I ग्रेटर देन C के लिए होगा. ठीक है ना, आपने ये डायग्राम देखा हुआ है कि जब हमारा I C के एग्जैक्टली इक्वल होता है तो R 90 डिग्री होता है. रे वापस कब आती है? वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट तो तब होती है ना जब I ग्रेटर देन C होता है. इक्वल वाले में नहीं आएगा. तो जब वो इक्वल है तब TIR नहीं होगी. आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देखना है. और कई बार ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि C ग्रेटर देन I लिख देते हैं. ऐसे थोड़ी होता. आप I देखो, I ग्रेटर देन C होना चाहिए. 45 ये एंगल, ये 90 डिग्री नहीं है ये. तो ये देखो बिल्कुल सेंटर से जा रही है, 45 हो.
पेरिस्कोप देखा आपने? पेरिस्कोप जो सबमरीन्स में आउटर सरफेस बाहर देखने के लिए यूज होती है, उसमें दो प्लेन मिरर एट 45 डिग्री एंगल होते हैं, तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जिससे रे दूसरी साइड पे आती है। हमारे पास है इन द लैब वी आर हैविंग पेरिस्कोप। कैलाइडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर्स एट 60 डिग्री ईच होते हैं, वहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे होता है। एक केस क्लियर हो गया, अब दूसरा बनाइए। ठीक है, अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐसे ले ली ए बी, अब ये दो रेज जा रही हैं, अगेन ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री है, ग्रेटर देन सी है, यहाँ पे भी तो अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस और ये 90 डिग्री के थ्रू पाथ चेंज हो। तो पाथ ऑफ लाइट चेंजेस थ्रू 90 डिग्री हियर। आप देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे, दोनों में कितना एंगल है? 90 का। So this prism is changing the path of light through 90 डिग्री एंगल। तो ये पोरो प्रिज्म्स के डायग्राम हो गए। वो तो आपको देखो ओरिएंटेशन तो देखनी पड़ेगी ना। अगर आपने प्रिज्म को भी देखो, उसी प्रिज्म को हमने दो वेज में रखा है। अगर 180 करना है तो हमने ऐसे रखा है इसको, अगर हमने 90 के थ्रू करना है तो हमने इसको इस तरह से रखा है। वो तो आपको देखनी पड़ेगी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगी। राइट? मिराज का डायग्राम बनवा दिया था मैंने उस दिन, है ना? वो बना लिया हुआ है ना TIR का मिराज का डायग्राम। चलो ठीक है। अब एक होता है लूमिंग। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, लूमिंग क्या होता है? ये मिराज की तरह ही ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, बट वो आइस कोल्ड कंट्रीज में होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। मिराज जो है वो हॉट एरिया, डेजर्ट एरियाज में ऑब्जर्व होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन आइस कोल्ड कंट्री, चिल्ड, जहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या होता है? इमेज ऑफ अ शिप, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, इट अपीयर्स टू बी हैंगिंग इन द स्काई। सामने से जो शिप आ रहा है ना, वो ऊपर स्काई में से आता हुआ लगता है। आप नेट पे इमेजेस देख सकते हैं। तो लूमिंग इज अगेन एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू TIR। लिख लो, लूमिंग इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन in which image of a ship appears to be hanging in the sky. In which image of a ship appears to be hanging in the sky. तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है, मिराज से बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन होती है। जो ओशन का सरफेस होता है वो बहुत कोल्ड होता है, वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रेयरर लेयर्स आ जाती हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ ट्री की इमेज हमें नीचे दिख रही थी, यहाँ पे हमें शिप की इमेज ऊपर दिख रही होगी, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल हम बना सकते हैं, बट डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी, हाँ देखो मिराज का इफेक्ट जो है वो आप यूजली देखते हो, हाईवे पे जाते हो या थोड़ी सी स्ट्रेट रोड जो थोड़ी दूर तक आपको दिखती है, उसमें शाइन सी आगे दिखती है आपको, और कार की इमेज भी उसमें दिख रही होती है आपको। सबने ऑब्जर्व किया है? रेज हैंड सब। अब ऑब्जर्व करना, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप देखना बहुत ही इजीली वो फिनोमिना जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, वहां पे लगता है कि पानी खड़ा, वही सेम जैसे हमने ट्री का बनाया था वैसे ही कार के लिए बना लो। वहां पे ट्रैफिक पास हो रहा है सारा रोड के कांटेक्ट में, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीट ज्यादा है, वो रेयरर लेयर्स है। तो ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वहां लेयर्स जो है वो थोड़ी डेंसर होंगी, तो जब वो रेज किसी और के आइस तक पहुंचती हैं तो दे बेंड अवे एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल, इंक्रीज होता जाता है। जब आईसी से ग्रेटर हो जाता है तो TIR होती है, हमें उसकी इमेज नीचे दिखनी शुरू होती है।
तो वो इमेज किस में दिखेगी? अगर कहीं शाइन होगी तो उसी में दिखेगी ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस, तो हमें वहां पे शाइन दिखती है, वहां पे वाटर लाइक अपीयरेंस दिखती है। हाँ जी, फिर बना दूं? अभी उस दिन बनाया, चलो। हाँ जी, किसकी? वही रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लेयर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे, तो ये रेयरर है। ऊपर कोल्डर लेयर है, वहां डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये डेंसर लेयर है। ठीक है, अब लाइट जब यहाँ से ट्रेवल करेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती जाएगी, ये एंगल बढ़ता जाएगा। जब ये एंगल इंक्रीज होते होते सी से ग्रेटर हो गया, तब टी आई आर होगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमें लगेगा कि लाइट यहाँ से है, तो ट्री की इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी। ये मिराज का डायग्राम। जो मैं आपको रोड पे बता रही हूँ उसमें व्हीकल होता है, इन प्लेस ऑफ ट्री व्हीकल होगा, तो उसकी इमेज हमें नीचे दिखेगी। ठीक है, आई थिंक ये तो बना लिया हुआ है सबने डायग्राम। चलो जिन्होंने नहीं बनाया नोट कर लो। ठीक है, तो अब आपका जो सेकंड रिवीजन टेस्ट है नेक्स्ट थर्सडे को है, उसका सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बना लियो। क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू दिस वायर कैरिंग करंट एंड नेम द रूल यूज टू ड्रॉ दिस पैटर्न। कौन सा रूल है? पूरा नेम बोलना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, हमें वही कराने लगी। ठीक है, तो कैसे आप बनाओगे इसको? सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल, और ये इस केस में एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी डायरेक्शन। ठीक है, अब एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, करंट लूप, सर्कुलर वायर कैरिंग करंट को करंट लूप भी कहते हैं, इसका बनाइए। ड्रॉ द मैग्नेटिक पैटर्न ड्यू टू दिस करंट लूप। एनीवन हु हैज ड्रॉन, दिखाओ। तुम्हें नहीं कहा, बनाओ अपना। ये क्या है? सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिए साइड से, उधर नहीं देखना नो अपना। हाँ ध्रुव, दिखाओ अपनी कॉपी, हाथ पीछे करो, नहीं दिख रहा अभी।
तो ये आपको याद है ऐसे बनाते थे हम, तो जरूरी नहीं है कि वैसे ही दिया हो, ये भी तो करंट लूप ही है ना, सेम पैटर्न ही बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ऐसे, सेंटर पे सबका सम, याद है ना ये वाला? तो वो ऐसे जरूरी नहीं ऐसे ही दिया हो कि कार्डबोर्ड दिया हो तो भी आपको पता लगे, ऐसे भी दिया हो। अगेन विच रूल? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। What is the direction of magnetic field at P and Q point? What is the direction of magnetic field at P and Q point? ऐसे मतलब P पे, नो गलत, P पे इनवर्ड और Q पे आउटवर्ड। ये थंब ऐसे कर लिया। अब आप P से देखो, फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं अंदर, और Q से देखो फिंगर्स बाहर आ रही हैं, तो ऐसा हुआ ना, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। इनवर्ड को इनटू द पेज भी बोल देते हैं, डाउनवर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, और आउटवर्ड को आउट ऑफ द पेज भी कह देते हैं, अपवर्ड भी कह देते हैं। राइट, तो बुक्स में लैंग्वेज इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इनटू द पेज इनवर्ड को ही बोलते हैं और आउट ऑफ द पेज आउटवर्ड को ही बोलते हैं। क्यू आउटवर्ड, पी इनवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, ये इनवर्ड ये आउटवर्ड। If I ask what is the ratio of magnetic field intensities at P and Q point, magnitudes, what is the ratio of magnetic field intensities at P and Q points? What you will say? What is the ratio of magnitude? 1:1, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है, तो दोनों के फॉर्मूले जो भी हैं वो कट जाएंगे और 1:1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन तो हमने बता दी, मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए। यू आर ऑलरेडी टोल्ड द एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस अनइक्वल होता तब रेशियो कैसे निकालते? अब P point is at a distance r and Q point is at a distance 2r, तो डायरेक्शन तो वही हुई, यहाँ इनवर्ड यहाँ आउटवर्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, वो कैसे? चलो फॉर्मूला बताओ। हाँ, बी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, खाना नहीं खाया, मुझे बोलो। बी इज इक्वल टू आई आर, ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला है? किस फॉर्मूले से? फटाफट बोल दिया 1/2। फॉर्मूला तो बताओ पहले। म्यू नॉट एन आई, बस वो तो सोलिनॉइड का होता है ना, म्यू नॉट एन आई सोलिनॉइड का होता है। ये सोलिनॉइड थोड़ी है, ये तो एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, उसका अलग से बताया मैंने फॉर्मूला, सर्कुलर का अलग से बताया। याद है स्ट्रेट वायर का क्या था? नहीं नहीं, साइन नहीं है वो, तो आप एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा की बात कर रहे हो ना, वो नहीं है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, B is equal to mu naught I over 2 pi r फॉर स्ट्रेट वायर। सर्कुलर में पाई नहीं आता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है सर्कुलर में। ये फॉर्मूला है ना, अब इसको अप्लाई करते हैं, तो बी पी विल बी म्यू नॉट आई ओवर 2 pi r and बी क्यू विल बी म्यू नॉट आई ओवर 2 pi into 2r, म्यू नॉट आई ओवर 4 pi r हो गया। अब आप इनको डिवाइड करो, टू आ गया, 1/2 नहीं 2 आया, देखो बिल्कुल चेंज हो गया ये।
2 आया, 1/2 ऑप्शन दी एमसीक्यूज है तो गलत हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी। तो अगर डिस्टेंस अलग अलग दिए हुए हैं तो आपने फिर ये फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। तो एक तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल, इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। बाकी ये मुझे लगता है फोर्स के फॉर्मूले भी भूले पड़े हैं, ये क्यू वी साइन थीटा, बिल साइन थीटा, वो भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक पहले पोरोप्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन अपना डायग्राम निकालो। पोरोप्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक रिकॉल करते हैं। आई आस्क यू क्वेश्चन, अगर यहाँ पे ए बी और ए डैश बी को इंटरचेंज कर दिया जाए, इन दोनों डायग्राम्स में हम ऑब्जेक्ट और इमेज के इंटरचेंज कर दें, व्हाट विल हैपन? तो क्या कुछ चेंज होगा कि सेम ही चीज रहेगी? अगर हम ए बी को ए डैश बी बी डैश की जगह रख दें और उसको उधर रख दें, तो क्या वही सेम पाथ चेंज होगा, डेविएशन बाय सेम एंगल होगी कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा? सेम ही रहेगा, चाहे इधर से वो प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करे चाहे इधर से करे, वो सेम ही चीज है। तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज का इंटरचेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, क्वेश्चन लिखो, इन विच ओरिएंटेशन the kinetic energy of a charged particle, in which orientation the kinetic energy of a charged particle remains the same when it moves in a region of magnetic field. When it moves in a region of magnetic field with velocity v. When it moves in a region of magnetic field b with a velocity v. चलो बता सकता है कोई? फॉर्मूला कौन सा है? चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आए, वो फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है ना? यही मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कब हमारा ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होता है, पहले वो देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, फोर्स इज क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये मैक्सिमम होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है और फोर्स है ये परपेंडिकुलर होंगे। आपको ये याद होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इधर फोर्स लगता है ना हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये टेंजेंट जो है हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है, टेंजेंट हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन है वो कितना हुआ? 0 हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, वर्क डन 0 हो गया। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, वर्क डन 0 हो गया। अब चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज 0 है काइनेटिक एनर्जी का, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, वो सेम। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इसका, ठीक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इस ओरिएंटेशन में व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। एक हॉट क्वेश्चन। आगे तो सीधा आपसे ये पूछा जाता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पे, मिनिमम कब होगा? कब होगा मिनिमम? अकेले 0 पे, 180 पे भी,
जीरो पे भी 180 पे भी साइन जीरो होता है, साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो। तो साइन जीरो और 180 डिग्री पे दोनों पे हमारा फोर्स जो है वो जीरो रहेगा, तो मिनिमम फोर्स लगेगा उस केस में, ठीक है। और एक चीज और है इससे रिलेटेड, आप कह सकते हो कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? 180 डिग्री, थीटा 180 है तो फोर्स जीरो है, तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा एज इफ नो मैग्नेटिक फील्ड वर प्रेजेंट। तो आप ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आर वी श्योर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट इन दिस रीजन? लिखो क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल गोज undeflected, a charged particle goes undeflected through certain region, goes undeflected through certain region. Are you sure that magnetic field is absent in that region? Are you sure that magnetic field is absent in that region? तो इसको जस्टिफाई करिए, चलो कौन बताएगा इसका? Are you sure that magnetic field is absent in that region? एब्सेंट है कि कुछ भी नहीं हो रहा, पार्टिकल चार्ज है उसके ऊपर, वो ऐसे ही जाई जा रहा है। देखो प्रेजेंट भी हो सकता है, पर हो सकता है चार्ज पार्टिकल उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल जाए, क्योंकि थीटा वही चीज आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तब भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, तब भी पार्टिकल उस रीजन में से अनडिफ्लेक्टेड ही जाएगा, ठीक है। सो वी कांट बी श्योर कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट, मैग्नेटिक फील्ड माइट बी प्रेजेंट ऑल्सो, बट ये पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है, इसलिए उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा और वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करें, इस तरह से हायर लेवल को सोचना शुरू करिए, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर इन इटसेल्फ इज आल्सो, आपको पता है हमने डिस्कस किया है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा करिए। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट। So I just want to say कि प्री बोर्ड के पेपर में you have to think a lot. So prepare accordingly from the sample paper. अकेली अब बुक पढ़ के गुजारा नहीं है, उसकी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। इन चीजों की एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। चलो एक और एक्स्ट्रा चीज करवाती हूँ आपको जो सैंपल पेपर्स में है, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, जबकि देयर इज नथिंग सो इम्पोर्टेंट देयर। उसमें से ही है वैसे, लाइट चैप्टर का ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिक्स जो भी आ रहा है उसकी रिवीजन करते रहते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन, उससे पहले मुझे बताइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है। अब कई बच्चे इसको लिख देते हैं सी ग्रेटर देन आई, ये कंफ्यूज नहीं होना, आई को देखना है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम वे कर रहे हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं, सी को थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए सेम ही रहेगा, जो भी है वो वही रहेगा हमेशा, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो मैं अब वो जो बता रही थी आपको कि हमारा प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, वही पिंस वाला, हमने उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया 35 ले लिया, सपोज 40 डिग्री ले लिया, और एंगल ऑफ डेविएशन नोट कर लिया, एक केस तो बनाया हुआ है आपने। अब हम सपोज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हैं, 5 डिग्री इंक्रीज करते जाते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू नोट करते हैं। उन दोनों का ग्राफ ऐसा आएगा, इसके ऊपर सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है।
तो वो इसमें पूछते हैं कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिनिमम आएगा। ये देख रहे हो ना, पहले ये डिक्रीज और एंगल ऑफ डेविएशन, फिर मिनिमम हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब दिस वाज इट्स मिनिमम वैल्यू, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू। कौन से एंगल पे ऐसे आएगा, मिनिमम आएगा डेविएशन? नहीं, ऐसे नहीं हम कह सकते 90, आप नोट कर लो। जब आपका जो प्रिज्म है उसमें ऐसा, ये फिक्स नहीं होगा, वेरी करेगा। जब आपका केस, जब आपने बनाया, आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आई कि जो रिफ्रैक्टेड रे है बिल्कुल बेस के पैरेलल हो गई, और उस सिचुएशन में आपका आई और ई सेम हो जाएगा, R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपका डेल्टा मिनिमम होगा। कराया था मैंने आपको, कब कराया था? अच्छा, वैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये अभी मैं जस्ट रिकॉल करा रही हूँ, ये नोट कर लो ये भी, कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 is equal to R2 and refracted ray is parallel to base BC. Refracted ray is parallel to base BC of the prism. मतलब आगे तो टेढ़ी सी होती है ना थोड़ी, जब हम एंगल चेंज करते जाएंगे एक एंगल ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, तब हमारा एंगल, इसका मतलब मिनिमम था, इसका मतलब यहाँ पे आई ई के इक्वल आएगा। यहाँ जब आई ई के इक्वल है तब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिज्म, कि उसमें हायर ऑर्डर क्या वो दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो थोड़ा सा माइंड में रखिए कि मिनिमम डेविएशन तब हो, नहीं मैक्सिमम नहीं, वो +2 लेवल का चला जाता है। आपके लिए इतना भी हायर लेवल है। +2 में उनको ये यहाँ से शुरू करवाया जाता है, पर फिर उनको मैक्सिमम वगैरह आगे बताते हैं हम, सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए इतना, राइट? ओके, एनी डाउट नाउ? चलो यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो